नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। इसमें जो हम चर्चा करते हैं कि आज दिन भर में किन खबरों पर नजर रहने वाली है, कौन सी खबरें हिमाचल प्रदेश इंडिया के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन सबकी जानकारी आपको देते हैं ताकि दफ्तर पहुंचने से पहले पहले आप घर से निकल चुके होंगे, दफ्तर पहुंच रहे होंगे और इसी बीच आपको आपके ही मोबाइल पर एक कैप्सूल दे दिया जाए ऐसी खबरों का जो दिन भर की अहम खबरें हो सकती हैं और दिन भर की अहम सूचनाएं हो सकती हैं। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। हमें मालूम है कि आप सफर में होंगे बीच में, लेकिन दूसरा बात यह है कि हम मोबाइल पे इसीलिए आपके साथ उपलब्ध रहते हैं। आपके पास सफर में हो सकता है अखबार ना हो सकता है आपके पास रेडियो ना हो, टीवी ना हो, लेकिन पंजाब केसरी हर पल आपके साथ है। जहां जहां आपका फोन आपके साथ है वहां वहां हम आपके साथ हैं। तो फोन उठाइए और इसको शेयर भी कर दीजिए और साथ के साथ में दूसरे लोगों को भी खबरें अपने जो जानने वाले हैं उन तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें शुरू करते हैं। एक बार फिर से एक कोविड पेशेंट ने खुदकुशी की कोशिश की है। ये कोशिश नाहन के मेडिकल कॉलेज में हुई है, जहां एक कोविड पेशेंट और उसकी पत्नी जो खुद भी दोनों मियां बीवी कोविड पॉजिटिव थे, दोनों पिछले कुछ दिन से वहां पे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे और कल अचानक पति ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। छलांग लगाने से पहले उसने अपना मास्क उतार के अपनी आंखों पे लगा लिया ताकि उसको दिखाई न दे और फिर वो वहां से कूद गया और ये अपने आप में एक बड़ा संगीन मामला है। हालांकि उसकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है और नाजुक बनी हुई है, लेकिन गनीमत ये रही कि वो बच गए हैं और उनको बचाने की पूरी कोशिश जो है अब की जा रही है। उनको पीजीआई रेफर कर दिया गया, ऐसी सूचना है। फिलहाल देर रात तक नाहन मेडिकल कॉलेज में उनको स्टेबल करने की कोशिश जारी रही, लेकिन जब लगा कि मामला थोड़ा संगीन है तो अब उनको शायद ऐसी सूचना है कि पीजीआई उनको रेफर कर दिया गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कोई चीजें सामने आई है। आपको याद होगा दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जिसको रिपन हॉस्पिटल भी बोलते हैं, वहां पे भी चौपाल की एक महिला ने खुदकुशी कर ली थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत भी हो गई थी। उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ था, बड़ी कार्रवाइयां हुई। कोर्ट ने उसमें जब दखल दिया, सू मोटर लिया कोर्ट ने, तो उसके बाद कई चीजें सामने आई और सरकार ने उसके बाद लंबी चौड़ी दावे किए कि हम लोग अवसाद दूर करने के लिए ये करेंगे वो करेंगे और लगातार डॉक्टर्स के राउंड होंगे, काउंसलर के राउंड होंगे ताकि उनकी काउंसलिंग की जाए। लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस सब की पोल इस घटना ने खोल दिया है। ये जो व्यक्ति है ये बैंक में नौकरी करता था, प्रवासी है, बेसिकली बाहर के किसी प्रदेश का रहने वाला है और रामकुंडी में, नाहन के रामकुंडी में ये किराए के मकान में रहता था। ये कुछ दिन पहले ये और इसकी बीवी दोनों पॉजिटिव आए थे, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किए गए थे और कल अचानक उसने इस तरह का ये कदम उठा लिया। हर पहलू से मामले की जांच हो रही है। एएसपी सिरमौर बबीता राणा ने मामले की पुष्टि करी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं हो पाया है कि क्यों ऐसा कदम उसने उठाया, क्योंकि अभी वो बयान देने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन इसमें बयान की कोई ज्यादा चिंता नहीं है। बयान वही है कि लोग अवसाद में हैं। अगर किसी को कोरोना हो गया तो अभी भी हम उसको ये नहीं समझा पा रहे कि भैया ये नॉर्मल चीज है, इसको आप नॉर्मली लीजिए। जो प्रेस्क्रिप्शन आपको दी जाती है दवाइयों की उसका ख्याल रखिए, जो प्रोटोकॉल आपको बताया जाता है उसका ख्याल रखिए और आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर कोई बड़ी गंभीर किसी को पहले से बीमारी नहीं है तो कोरोना उसके लिए फैटल नहीं है। लेकिन ये बात हम अब तक नहीं समझा पा रहे हैं। करोड़ों खर्च दिए हमने विज्ञापनों पे, तमाम माध्यमों पे करोड़ों खर्च दिए, लेकिन जिनको लाभ होना चाहिए था उनको नहीं हो रहा है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज जब हमारे पास 500 से कम एक्टिव केस हैं, उस स्थिति में भी हम लोगों को ये नहीं बता पा रहे कि ये इतना ज्यादा भयंकर नहीं है और इसका जो मानसिक अवसाद है उसको हम दूर नहीं कर पा रहे। बेसिकली ये बीमारी जो है ये फिजिकल टेंशन कम देती है, ये मेंटल टेंशन ज्यादा देती है। ये एक नहीं अनेक बार साबित हो चुका है। और ये देखिए दूसरा ऐसा मामला आया है जब किसी ने खुदकुशी की कोशिश की हो। पहली कोशिश में चौपाल की महिला ने फंदा लगा लिया था रिपन वार्ड में और तब ये सामने आया था कि रात को कोई नहीं होता और उसने अचानक वो अपने वार्ड से उठी और बाहर उसने अपने दुपट्टे से फंदा लगाया और अपनी ई लीला समाप्त कर ली। दूसरी ये कोशिश जो है अभी रात भी नहीं हुई थी, कल शाम के आसपास की बात है। ये नाहन के मेडिकल कॉलेज में ये भर्ती था आइसोलेशन वार्ड में और 5वीं मंजिल से ये आदमी कूद जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता, किसी को पता नहीं। इसका मतलब यह है कि कोविड वार्ड में जो एक ड्रामा किया गया हमारे मंत्रियों द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा, या हालांकि वो अच्छी बात है, वो प्रयास मैं उसको अच्छा कहूंगा, लेकिन वो ड्रामा इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जिस चीज का लाभ नहीं हुआ वो किसी काम की नहीं है। गुड फॉर नथिंग किसी काम का नहीं है। आप वार्ड में गए, आपने संदेश दिया, लेकिन वो कितना प्रवाहित हुआ? आपके दूसरे मंत्रिमंडलीय सहयोगी बाढ़ में गए, आपने संदेश दिया, लेकिन कितना प्रभावित हुआ? जब आप बाढ़ में गए तो पूरी व्यवस्थाएं सही थी।
नए नए कपड़े बना दिए गए थे उन लोगों को जो संक्रमित थे वहां पे, उनको तोते की तरह रटा दिया गया था कि आपने कहना सब कुछ मिलता है। बहुत बढ़िया खाना उनको मिल रहा था, उनको लगा कि चलो आज के बाद से ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन कितना अच्छा हुआ ये आपने देख लिया। ऐसी बहुत सी शिकायतें आई हैं जहां कीड़े वाला खाना दिया गया है, या ऐसा खाना दिया गया जिसको पशु भी नहीं खाते, जानवर भी नहीं खाते, या ऐसी भी व्यवस्थाएं आई कि गद्दे पे कीड़े रेंग रहे हैं जो जो बिस्तर रहने के लिए दिया गया कोविड पेशेंट्स को। तो लगातार लापरवाहियां सामने आ रही थी, और अब ये दूसरी लापरवाही जो है ये सामने आई है। निश्चित तौर से यहां भी कई लोगों पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि एक बार हो तो गलती है, बार बार हो तो गलती नहीं है, फिर वो लापरवाही है। और इस लापरवाही का जो है नतीजा ये आपके सामने हो सकता है कि एक और व्यक्ति की जान जो है परेशानी में है, एक और व्यक्ति अब जीवन और मृत्यु। उस आदमी को 4 दिन के बाद ठीक होकर चले जाना था। चौपाल वाली जो महिला जिसने खुदकशी करी थी उसको भी 4 दिन के बाद ठीक होकर चले जाना था, लेकिन कोई उनको ये समझा ही नहीं पाया कि आप ठीक हो रहे हैं। आपने उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अकेला आदमी, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अकेला आदमी उल्टा पुल्टा ही सोचता है, और ये सबको पता है, आम आदमी को पता है। तो जो लोग ये कोविड केयर देख रहे हैं वहां पे, उनको भी पता होना चाहिए। अगर उनको 2 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, ना कोई फोन ना कुछ, तो वो भी परेशान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिस आदमी को एक संक्रमण हुआ है और एक ऐसी बीमारी का जिसको लेकर पूरे देश विदेश में हल्ला है, पूरी पृथ्वी पर हल्ला है, उस बीमारी को लेकर अगर आप किसी को काउंसिल नहीं कर पा रहे हैं, किसी की काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, किसी को ये नहीं समझा पा रहे हैं, या किसी का दुख दर्द नहीं बांट पा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे हर चीज, हर जो मामला है, इस मामले को अब संजीदगी से देखना होगा। ये दूसरा ऐसा मामला है, दूसरा डायरेक्ट रूप से ऐसा मामला है। अनेकों शिकायतें तो यहां तक आई कि मंत्री महोदय पॉजिटिव होते हुए जो है वो अपने घर चले गए कि भैया यहां तो कोई नहीं पूछ रहा, यहां मैं मर जाऊंगा तो इससे बेहतर मैं घर चले जाता हूं। ऐसी शिकायतें हैं, इसके बावजूद भी शर्म नहीं आई। कब शर्म आएगी, कब नहीं, कितनी और जाने जाएंगी, ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। पीजीआई इसको रेफर किया गया है। ईश्वर करे कि ये ठीक हो जाए, इसकी जान बच जाए। आप भी इसके लिए दुआ कीजिए, लेकिन ये भी मांग करनी होगी, आप कमेंट कीजिए, ये भी मांग करनी होगी कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट किया था अदालत ने जब इस मामले की सुनवाई करी थी, और उसके बाद तमाम प्रशासन हिला था। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपने हमेशा कोर्ट के डंडे के बाद ही हिलना है तो ये इस तरह से चीजें नहीं होंगी। ये एक बहुत ही शर्मनाक वाकया है, और इसके लिए इसकी जितनी निंदा की जा सके करनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको नहीं बख्शना चाहिए। और होता क्या है, जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनकी यूनियनें खड़ी हो जाती हैं, कि नहीं जी ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये तो हमारे साथ कुठाराघात है, हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन आप क्या कर रहे थे ये सामने आ रहा है। एक रोगी से आप बातचीत भी नहीं कर पाए, जाहिर है कि वो परेशान इसलिए हुआ होगा कि उसके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा। उसकी बीवी दूसरे कमरे में होगी, वो दूसरे कमरे में होगा, हो सकता है इकट्ठे भी हों, उनसे कोई बात नहीं कर रहा। साथ का शिकार होंगे, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। ऐसी स्थितियां, इस तरह की बीमारी में बंदा सोचता है, और जब सोचता है तो अगर उसके पास उस समय कोई उसको मोटिवेट करने वाला हो कि नहीं भाई तुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब नॉर्मल है, फर्क सिर्फ इतना है कि तेरी वजह से कहीं और संक्रमण न फैल जाए, इसलिए तुझको आइसोलेशन में रखा गया है, और तू 2-4 दिन में ठीक होकर बिल्कुल नेगेटिव होकर घर चला जाएगा। लेकिन ये किसी ने समझाया नहीं, आदमी का अवसाद बढ़ता गया, और अवसाद में जो होता है वही कदम उठाया गया। अगली खबर की रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार आर्थिक हालात एक्सपोज होते जा रहे हैं। सरकार एक बार फिर से 1 महीने के भीतर 1000 करोड़ रुपए का और कर्ज लेगी। बजट से ठीक पहले सरकार ने कर्ज के लिए आवेदन किया है। 2 मदों में ये कर्ज मिलेगा उसको। 500 करोड़ का कर्ज है। एक 14 साल बाद चुकाना होगा 2034 में, और एक 15 साल बाद चुकाना होगा 2035 में। तो ये 2 मदों में कर्ज लिया जाएगा 500 करोड़ रुपए का, और इससे फिर अगले काम किए जाएंगे। ये अपने आप में परेशानी वाली बात है। ये सरकार इसी मुद्दे पर आई थी कि विगत सरकारों ने, खासतौर से कांग्रेस ने, हिमाचल प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबो दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि अधिकांश समय में कांग्रेस का राज रहा, तो कर्ज जितना बड़ा है उसके लिए अनुपातिक रूप से उसको उतना ही जिम्मेदार कहा जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई कदम अब तक नहीं उठाया है जिससे ये लगता हो कि वो इस मामले को लेकर संजीदा है। बस ये है कि मुद्दा उठाया, सत्ता मिल गई, और अब फिर से कर्ज लेते जाओ। यावेत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लो और कर्ज घी पियो, ये वाली कर्ज लो घी पियो, ये वाली स्थिति इस सरकार की हो गई है। तमाम शान शौकत सरकार की कोई कम नहीं हुई। महंगी गाड़ियां, तमाम नए सृजन हो रहे हैं,
चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ये सब बन रहे हैं निगमों बोर्डों के, लेकिन जहां खर्चा कम होना चाहिए वहां नहीं हो रहा। बार बार जो है वित्त आयोग कह रहा है, बार बार कैग की रिपोर्ट कह रही है कि भैया आपने खर्चे कम कीजिए, लेकिन खर्चे नहीं कम हो रहे हैं। आपने कर्जे कम कीजिए, लेकिन कर्जे भी कम नहीं हो रहे हैं, और कर्ज लेके घी पिया जा रहा है। बात की बाद में देखी जाएगी, जो 2034 में होगा, 2035 में होगा, जिसको भरना होगा वो भरे, हम तो चले। तो ये जो परेशानी है हिमाचल प्रदेश की, वो लगातार बनी हुई है। उधर लगातार परेशानी ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में जो बाढ़ आई थी ग्लेशियर टूटने के बाद पूरी घाटी में, चमोली में, वहां भी बनी हुई है। राहत कार्यों में अभी भी कोई नई सफलता नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश के जो 10 लोग उसमें फंसे हुए हैं, लापता हैं, उनका अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि एक टीम जरूर गठित की गई है कोऑर्डिनेशन के लिए, जो लापता लोगों के परिजनों के साथ और उत्तराखंड की सरकार के साथ बातचीत करेगी। हो सकता है वो मौके पे भी जाए और उस कोशिश करेगी, क्योंकि कोई सूचना अगर उपलब्ध होती है तो उसको परिजनों को पहुंचाया जाए। लेकिन अब ज्यों ज्यों वक्त बीतता जा रहा है, त्यों त्यों अब राहत दल में लगे हुए जो हमारे जवान हैं या दूसरे कार्यकर्ता हैं, उनका भी जो आत्मबल है वो कम होता जा रहा है। जीवन की उम्मीदें बहुत धुंधली होती जा रही है। लेकिन इसी बीच में एक नई समस्या आ गई है कि ग्लेशियर टूटने के बाद एक तो बाढ़ आई, उसके बाद के जो परेशानी है उसको हम झेल रहे हैं, उसके बाद के जो राहत कार्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इसी बीच में ऋषिगंगा का जो ऊपरी बहाव है अप स्ट्रीम्स में, उसी मलबे से ग्लेशियर टूटने की वजह से बना था, वहां पे एक बड़ी झील बन गई है, जिसका आकार दिनों दिन बढ़ रहा है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब अगर वो एकदम से टूटती है तो फिर से एक बड़ा फ्लैश फ्लड जो है फ्लड आ सकता है। तो इसको लेकर भी अब परेशानी बनी हुई है। बाडिया इंस्टीट्यूट और दूसरे जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, अब उस पानी को रिलीज करने के लिए कोई विस्फोट इत्यादि करने के ऊपर जो है मंथन कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। लेकिन ये बड़ी मामला जो है ये सामने आया है कि वहां पे फिर से जो है इस तरह की परेशानी आनी शुरू हो गई है। अगर झील एकदम से भ्रष्ट हो जाती है तो और नुकसान कर सकती है। तो मुसीबतों का अंत वहां भी होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल रुख करेंगे धर्मशाला का, जहां तिब्बत की निर्वासित सरकार रहती है। निर्वासित तिब्बत की जो सरकार है उसके प्रधानमंत्री के लिए चुनाव का अब दूसरा चरण होना है। पेम्पा सेरिंग, कालसिंग दोरजे उसमें है। लेकिन इसी बीच में तिब्बतियों के नए वर्ष का आगाज हो रहा है, जिसको लोसर कहते हैं। आज से आगाज हो रहा है 3 दिन तक की। इस बार ये 12 से 14 फरवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी दौरान हर साल 14 फरवरी के आसपास लोसर का आगाज होता है। जैसे हमारे यहाँ नववर्ष जो है नवरात्र से शुरू होता है, बेस्ट नववर्ष जो है 1 जनवरी से शुरू होता है। तो इनका जो नववर्ष है वो इस दौरान फरवरी के मंथ में शुरू होता है, 12-14 के आसपास। इसको लोसर कहते हैं। और इसको लेकर तिब्बती सरकार का जो मुख्यालय है निर्वासित सरकार का, वहां पे खूब लाइटिंग वगैरह की गई है और इस पर्व को धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां चली हुई हैं। आज से ये पर्व आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा और 3 दिन तक ये पर्व चलेगा। इस 3 दिन के दौरान अलग अलग समारोह होंगे, जिसमें आपको तिब्बतीन संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। तो ये तिब्बतीन गवर्नमेंट का मामला। और एक और अच्छी खबर कि केंद्र ने हिमाचल को, मतलब इसको कहते हैं कि जख्मों पे मरहम जिसको कहते हैं, वो लगा है। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को मनरेगा के तहत 23 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। ये 5वीं किस्त के रूप में जो है 23 करोड़ 36 लाख 68 हजार रुपए की राशि जारी हुई है। इस राशि को मनरेगा के लंबित प्रशासनिक, सामग्रिक और घटक की देनदारियों पर व्यय किया जाएगा। बीते वर्ष अगस्त माह में भी केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश को 80 करोड़ रुपए दिए गए थे। और मनरेगा ही एक ऐसी योजना रही जिसने लॉकडाउन में भी जो है कहीं ना कहीं गरीब आदमी को सहारा देने की जो है वो रस्म निभाई है। तो उसको जो है अब थोड़ी सी और शक्ति मिलेगी और मनरेगा में जो लोग लगे हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको थोड़ी सी और राहत मिल सकती है। लगातार वैक्सीनेशन सेकंड लाइन के जो हमारे वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर जिनको हम बोलते हैं, सेकंड फेज में हो रही है। कल तक जो है 10,915 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। आज फिर से 4 से 5 हजार लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है अलग अलग जगह पे। शिमला, मंडी और कांगड़ा में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा जा रहा है। कितनी लगती कितनी, लेकिन सेकंड फेज में फ्रंटलाइन वॉरियर्स ज्यादा आ रहे हैं, उनमें वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो कम है। 2 ही दिन के भीतर अगर 11,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई है तो आप सोच सकते हैं कि इसकी स्पीड यहाँ अब थोड़ी सी जोर पकड़ गई है। हालांकि अभी भी बहुत से मामलों में हेजिटेंसी सामने आ रही है। लेकिन कल तमाम जिलाधीशों ने और पुलिस कप्तानों में, अधिकांश जिलाधीशों ने, अधिकांश पुलिस कप्तानों ने और अधिकांश जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने न सिर्फ वैक्सीन लगवाई बल्कि उनके तस्वीरें भी सोशल मीडिया और मीडिया पर शाया की गई, ताकि अगर किसी को वैक्सीन हेजिटेंसी है तो वो फिर उससे पार पा सके। क्योंकि पहले ये मामला आ रहा था कि
बड़े लोग नहीं लगवा रहे हैं। हालांकि जिनको हम बड़े लोग कहते हैं वो अभी भी नहीं सामने आए हैं। दूसरे फेज में कहा गया था कि मार्च में जो फेज होगा उसमें मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को आप वैक्सीन लगवाते देख सकते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी वैक्सीन लगाएंगे उसमें। लेकिन कल जो फेज हुआ उसमें सबसे जो बड़ी पोस्ट के अधिकारी थे वो थे संजय कुंडू, पुलिस प्रमुख। उन्होंने लगवाई, क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स में पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है, तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई और उन्होंने एक संदेश दिया ये वैक्सीन लगा के। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके कहा कि पहले मुझे लगा दो। उन्होंने एक संदेश दिया अपने जवानों को कि भैया मैं लगवा रहा हूं, इसलिए जब मुझे कोई खतरा नहीं तो आपको भी कोई खतरा नहीं है, आप सब लगवाइए और ये आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये कार्यक्रम चला हुआ है। आज कितने लोगों को वैक्सीन लगती है, कितने को नहीं लगती है, और ये देखना होगा। कांग्रेस के खेमे में खुशी है क्योंकि उन्होंने शिमला और कुल्लू के जिला परिषद के दोनों पद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अपने पक्ष में कर लिए हैं। वहां पे वोटिंग में उनको जीत मिली है। ये एकमात्र 2 जिला परिषद हैं जहां पे कांग्रेस को सफलता मिली है। बाकी सब जगह सफलता उनके पास आके चली गई और बीजेपी के पास पहुंच गई। और बीजेपी ने अब तक 10 में से 8 जिला परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो बीजेपी के बने हैं। हालांकि ये अलग बात है कि कहीं निर्दलीय को जो है अध्यक्ष बनाना पड़ गया, कहीं निर्दलीय को अपने पाले में लाकर अध्यक्ष बनाना पड़ गया और कहीं निर्दलीय को उपाध्यक्ष बनाना पड़ गया। ये 3 बड़े नेताओं के घरों की बात है, 3 बड़े नेताओं के घर की बात है। सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो बनने की खबर आई थी वो हमीरपुर से आई थी, लेकिन वहां भी हुआ ये था कि बीजेपी के नेता अध्यक्ष बने थे और निर्दलीय उपाध्यक्ष बने थे। जिला परिषद के निर्दलीय नरेश दर्जी वहां उपाध्यक्ष बने थे। मंडी में जब चुनाव हुआ तो उपाध्यक्ष तो बने बीजेपी के, लेकिन निर्दलीय पाल वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया, बावजूद इसके कि मंडी में पूरी क्लियर कट बहुमत थी। लेकिन इसके जहां ज्यादा बहुमत थी वहां ज्यादा एक अनार 100 बीमार हो गए, और जब एक अनार 100 बीमार हो गए तो फिर मुख्यमंत्री ने अपने खासम खास को, जिन्होंने बागी लड़ा था पाल वर्मा ने, उनको बनाया। और उधर बिलासपुर में स्थिति यही होगी कि बिलासपुर में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, कांग्रेस के पास तो था ही नहीं। ऐसी स्थिति में निर्दलीयों पे मामला टिका हुआ था और निर्दलीयों ने जब अपनी राजनीति करी तो 21 साल की मुस्कान देश की सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी बिलासपुर में। हालांकि उनको औपचारिक रूप से फिर बीजेपी ज्वाइन करवाई गई पहले, और ये कहा गया कि अभी बीजेपी की है, लेकिन ये सब जानते हैं कि वो बीजेपी की नहीं है, वो नहीं है। अब होंगी, बीजेपी की नहीं थी, अब होंगी, तो अलग बात है, वो तो ठीक है। अब उन्होंने ज्वाइन करी तो अब कहा जाएगा बीजेपी की है, लेकिन पहले नहीं थी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, और चुनाव के बाद जब वो जीती थी तब भी नहीं थी। और उन्होंने चुनाव जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आधिकारिक प्रत्याशी उतरे हुए थे उस बार में, और उसके खिलाफ उन्होंने निर्दलीय जीता। तो चलता है, पॉलिटिक्स है। दिन भर बाकी खबरों पे भी नजर रहेगी, कहाँ क्या होता है इसको लेकर आएंगे। शाम को 7 बजे फिर से एक ब्रीफ कैप्सूल देंगे और 9:30 बजे पूरे विस्तार से सारगर्भित खबरें पूरे दिन की देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग दफ्तर पहुंचने वाले होंगे, अपना काम कीजिए, प्रदेश की तरक्की में, प्रदेश के विकास में अपना योगदान दीजिए। प्रदेश के विकास से याद आया कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा 3615 जो तमाम पंचायतें हैं उनमें जाएगी। ऐसा ऐलान मुख्यमंत्री ने कल दिल्ली जाने से पहले किया था। उन्होंने कहा था कि 3615 पंचायतों में ये स्वर्णिम रथ यात्रा जाएगी। 51 रथ बनाए जाएंगे और लगभग 25 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट है। और इसमें पूरी जो विकास यात्रा है हिमाचल प्रदेश की राज्य के रूप में, 1971 में हमको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी को, उसको 50 साल हो गए। तो तब से लेकर हमारा जो विकास के सोपान हमने चढ़े हैं उसकी चर्चा होगी। काश ये भी बता दिया जाए कि कब किस सरकार ने कितना कर्ज लगा लिया, तो हिमाचलियों को यह भी पता लग जाएगा कि विकास की उनको व्यक्तिगत रूप से कितनी कीमत जो है चुकानी पड़ी और कितने हर व्यक्ति पे इस समय कितना कर्जा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। दिन भर मुलाकात होती रहेगी, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।